एक बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो, नीतू मेरी बेटी है, उसके मामलात में तुम अपनी दखलंदाजी ना करो तो बेहतर होगा। उसकी मदद सर आंखों पर अगर वो मजदूरों का सच्चा हमदर्द है तो। वो सच्चा हमदर्द भी है और मल्होत्रा इंडस्ट्री के मालिकों में से एक आदमी करण, उसके दिल का गहरा दर्द भी है। मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा उससे, ताकि डोनेशन का पैसा वो तुम्हारे हाथों में दे सके। तुम ममता में इतनी अंधी हो जा रही हो कि जानबूझकर मक्खी निगल रही हो। अगर ममता में इतनी छटपटा रही हो तो एक काम करो, अपने लाडले के साथ इसी घर में ही रहो और सेवा करवाओ अपनी चरित्रहीन बहू से। मैंने पहले सिर्फ सुनील से नाता तोड़ा था और अब तुम दोनों से नाता तोड़कर जा रहा हूं गांव। कमें कैसे आना हुआ? आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अगर तुम मुझे ये बताने आए हो कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है तो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं आज यहाँ आपके भतीजे की हैसियत से आया हूँ, अपने चाचा जी से मिले, इस कंपनी के चेयरमैन से नहीं। बैठो, कहो क्या कहना चाहते हो। क्योंकि ये बात थोड़ी जरूरी है, अगर आप मुझे अपना पूरा अटेंशन दे पाए तो बेहतर होगा। तुम्हारी बातें कितनी जरूरी होती हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हें जो कहना है कहो, तुम्हारी कोई बात जरूरी लगी तो तवज्जो जरूर दूंगा। चाचा जी, मैं ऋतु और नीतू के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं। कंटिन्यू, सुन रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि ऋतु की शादी को लेकर और नीतू के केस को लेकर आपने कहीं कोई गलती की है? अगर मेरे फैसले गलत होते तो कब के बदल चुका होता। और कुछ कहना है तुम्हें? चाचा जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपने कहीं थोड़ी बहुत गलती की है, कोई गलत फैसला लिया है? देखो ऋषभ, सवाल दोबारा करने से जवाब नहीं बदलता। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। अगर तुम्हें और कुछ कहना है तो रुको, वरना ना अपना वक्त खराब करो ना मेरा। आप समझते क्यों नहीं? यहां बैठकर ये जिल्लत सहकर मैं आपके जिंदगी के नुकसान को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूं। इस खामखा की कसरत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऋषभ, नुकसान होगा तो मेरा होगा। वैसे भी मुझे आदत पड़ चुकी है अपना नुकसान अकेले झेलने की। लेकिन इस बार ये नुकसान ऋतु और नीतू को हो रहा है और सब आपके आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आप है कि आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। चाचा जी, पहले मुझे इस बात पर ताज्जुब हुआ था, उसके बाद अफसोस, और अब आपकी बातें सुनने के बाद मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब करो, अफसोस करना है तो अफसोस करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तकरीबन तुम्हारी उम्र का था जब तुम पैदा हुए थे। तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस, तजुर्बा मुझे है। और उस तजुर्बे के बावजूद पिछले दिनों आपकी जिंदगी की क्या शक्ल हुई थी, ये आप शायद भूल गए, है ना? यहां मेरे दफ्तर में आकर मुझे अपने ही गुजरे हुए कल की शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं। कितने कमाल का कलाकार है ये करण, कितनी खूबी से उसने आपको अंधा बना रखा है। देखिए चाचा जी, सुनील जो भी है, जैसा भी है, ही इज अ डैम गुड लॉयर। सुनील से नीतू का केस वापस ले लेना, ये आपकी पहली गलती है। और ऋतु की शादी कैंसिल कर देना, ये आपकी दूसरी और बहुत बड़ी गलती है। चाचा जी प्लीज मेरी बात मानिए, अब भी वक्त है, समझ जाइए, बाद में बहुत पछताएंगे आप। कोई बात नहीं ऋषभ, अगर नसीब में पछताना लिखा है तो पछता लूंगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब और कुछ कहना चाहते हो? अब और कुछ कहने का फायदा क्या है चाचा जी, जबकि साफ जाहिर है कि आपके दिलो दिमाग पर करण ने कब्जा कर रखा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वजह से मेरी कंपनी को कोई नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
हेलो, सॉरी मुझे देर हो गई। चलो, देर से आने के लिए तो तुम्हें माफी दी जा सकती है, लेकिन एक दूसरे मामले में जो तुमने बहुत देर कर दी है उसके लिए तो तुम्हें सजा मिलेगी, और सजा तय भी की जा चुकी है। किस देरी की बात कर रही हैं आप? मेरे मशवरे के मुताबिक अपने बदनीयती पे अंकुश लगाने की। आपको तो सिर्फ इल्जाम लगाना आता मुझ पे। वो इसलिए करण क्योंकि तुम सिर्फ पाप ही करते हो। पिछली बार तो मैंने तुम्हें सिर्फ धीमी आवाज में वार्न करके छोड़ दिया था ना। हैव अ सीट। लेकिन इस बार मेरी आवाज धीमी नहीं होगी, और ये मेरी फाइनल वार्निंग होगी। आप तो हाथ धो के पीछे पड़ गई शीला जी। पीछे तो मैं तुम्हारे अब पड़ूंगी करण। अब से पहले अगर मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई होती ना, तो अब तक तुम्हारी तबीयत और तुम्हारे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया होता। इस नफरत की वजह तो बताइए आप। क्यों? क्या तुम्हें महेन की हालत दिख नहीं रही है? क्या हश्र कर दिया तुमने उसकी जिंदगी का, जबकि उसने तुम्हारा रत्ती भर भी नहीं बिगाड़ा है। तुम उसकी जिंदगी को तबाह करने पर तुले हुए हो। कमाल कर रही हैं आप। मयन साहब की जिंदगी में जो भी उथल पुथल हो रही है उसका जिम्मेदार मैं हूं। हाँ, सिर्फ तुम ही हो। मुझे लगता है करण कि तुमने बचपन में शायद खिलौनों से कभी खेला ही नहीं है, इसलिए तुम लोगों के विश्वास और उनके प्यार को खिलौना समझकर जी भर कर खिलवाड़ कर रहे हो। हाँ शीला जी, गलती हो गई, मेरी गलती है। आपको मेरे सामने कुछ भी कहने की छूट दे दी है, जिससे आपका दिमाग खराब हो गया है और अब आप बददिमाग हो गई हैं। बददिमागी तो तुम मेरी अब देखोगे करण। आज मैं तुम्हें आगाह करने आई हूं कि तुम मुझसे सावधान हो जाना। मैं ये ऐलान करती हूं कि आज से मेरी खिलाफत शुरू हो गई है। ऐलान? मैं जानता हूं आप किसकी भाषा बोल रही हैं। सुना है आजकल आप ऋषभ मल्होत्रा के साथ जुड़ गई हैं। अब युद्ध में संधियां तो बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन तुम इस हिसाब किताबें पढ़ने की बजाय जाकर अपनी तलवार की धार तेज करो। तुम जाकर अपने मंसूबे हासिल करने के लिए अपना युद्ध लड़ो, और मैं महेन से मोहब्बत के लिए अपनी जंग लड़ूंगी। और हाँ, आने वाली खबरों की एक झलक देखना चाहोगे? मैं मिस्टर खिलानी को नीतू का केस नहीं लड़ने दूंगी। गुड बाय। नानी माँ। सोनू, कैसा है तू बेटे? हाँ? मैं बहुत अच्छा हूँ नानी माँ। अपनी नानी माँ को इतना दुख दिया और कहता अच्छा हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? अरे तूने मुझे याद ही नहीं किया अब तक। नानी माँ, मैं आपको रोज याद करता था, फिर टेलीफोन पर भी मम्मी को पूछता था कि नानी माँ कैसी है, और फिर लेटर में भी तो आपके बारे में लिखता था। तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? ओफो नानी माँ, मैं बॉम्बे भी तो नहीं आया ना। लेकिन तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वैसे पापा कह रहे थे कि आप किसी और के घर में हैं, शायद मामा जी के घर पे थे। अरे हाँ, तू तो अपने मामा से मिला ही नहीं ना। मैं एक दिन तुझे उसके पास ले चलूंगी, वो तुझसे मिलके बहुत खुश होगा, है ना? ओके, लेकिन किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि पापा की तबीयत खराब है? बेटे, तेरे एग्जाम्स थे ना, इसलिए नहीं बताया। पापा कह रहे थे कि मम्मी ने उनका बड़ा ख्याल रखा, और फिर जब मैंने कहा कि मैं मम्मी से मिलने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ मुझे रोका तक नहीं, बल्कि वो कहने लगे कि फोन करके जाओ। हाँ बेटे, तेरे पापा बहुत बदल गए। पता है नानी माँ, आजकल पापा बहुत काम करते हैं, और फिर उनका बिजनेस भी बहुत फ्लरिश हो रहा है, और वो शराब भी नहीं पीते। हाँ बेटे, तेरे पापा बहुत बदल गए हैं। अगर नहीं बदला है तो उनका अकेलापन और तेरी मम्मी की तन्हाइयाँ। नानी माँ, मैं आपसे एक बात कहूँ? क्या बेटे? आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? नहीं करूंगी, बोलना। क्यों ना पापा और मम्मी एक साथ रहने लगे? अरे तूने तो मेरे मन की बात कह दी और कहता है गुस्सा नहीं करोगी। अब तू आ गया है ना, तो हमारा सब कुछ जुड़ जाएगा, है ना? लेकिन कैसे नानी माँ?
देख, तू अगर जिद पकड़ ले कि पापा मम्मी से रोज मिले, हाँ, तो पापा को जबरदस्ती मम्मी के पास लेके आ और मम्मी को जबरदस्ती पापा के पास लेके जा। इससे हम लोग जो चाहते हैं वो हम लोग कर सकेंगे और मैं इसमें तेरी पूरी मदद करूंगी, है ना? ठीक है नानी माँ, आप जैसा कहती है मैं वैसा ही करूंगा। करण, बेटे, अगर तुम्हें फुर्सत हो तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं। कोई खास बात? बेटे, जन्म तो मैंने तुम्हें बरसों पहले दिया था, लेकिन हमारे बाप बेटे के रिश्ते ने जन्म अभी लिया है और मुझे उम्मीद है कि रफ्ता रफ्ता उसे समझना और निभाना भी आ जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? आप इतना परेशान क्यों हैं और मेरे सामने नजरें झुकाए क्यों खड़े हुए हैं? क्या बात क्या है? नजरें इसलिए झुकी हुई हैं बेटे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूं या तुम पर अफसोस करूं। अफसोस और शर्मिंदा होने की आपको कब से जरूरत पड़ गई? तुम्हारे जीने के ढंग से मैं खुश नहीं हूं बेटे। मैं खुश हूं, लेकिन तुम्हारे खुश होने का तरीका गलत है बेटे। तुम खुश होते हो दुश्मनी से। तुम्हारी जुबान पर जब कड़वाहट होती है तब तुम मुस्कुराते हो, बर्बादी में तुम खिलखिलाते हो। ये रंग ढंग है तुम्हारे, ये तरीका नहीं है जिंदगी जीने का बेटे। वो 20 साल जो गुजारे वो तरीका था जिंदगी जीने का? कुंवर साहब, एक बात आपको बतला दूं जो मैं दोहराना नहीं चाहता। आपको यह एहसास होना चाहिए कि जिंदगी ने जो मुझे सिखाया उस तरह मैं जी रहा हूं। जिस तरह बचपन बीता, आप जवानी में और उम्मीद क्या कर सकते हैं कुंवर साहब? क्योंकि बुनियाद पर ही इमारत टिकी रहती है। मेरा बचपन बदसूरत था और उस बदसूरती को खरोंच खरोंच के उतारने की कोशिश भी करूं तो सारी एक उम्र निकल जाएगी। फिर आप ये बर्बादी और दुश्मनी के जज्बे देख के परेशान क्यों होते हैं? तुम्हारे बदसूरत बचपन का जिम्मेदार कौन है बेटे? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज? ऋषभ? नहीं बेटे, उसका जिम्मेदार हूं मैं, सिर्फ मैं, कुंवर रणधीर सिंह, और शायद कुछ हद तक रंजना भी। अगर तुम्हें बदला लेना है तो हमसे लो, कड़वाहट जाहिर करनी है तो मुझ पर करो, बर्बाद भी करना है तो मुझे करो, अगर तुम्हारे जज्बात को जरा भी सुकून मिलता है। लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और ऋषभ की खिलाफत नहीं करो बेटे, क्योंकि उनके सिर पर कोई इल्जाम नहीं है तुम्हारा। हो सकता है। जब मैं मां के पास आया था कुंवर साहब, तब ऐसी ही जिंदगी की तलाश में आया था जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं जीऊं। अपनी पुरानी जिंदगी को मैं दफन करके आया था, लेकिन वो ऋषभ ही था जिसने कुदाल लेके उन कब्रों को खोदना शुरू किया। पहल उसने की थी और दूसरी तरफ स्वेटलाना मां की मुसीबत बनी हुई थी। सो मुझे अपनी पुरानी जिंदगी के तरीके अपनाने पड़े। और आज भी जब वो दोनों मुझे बर्बाद करने पर आमादा हैं तो मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं। श्वेतलाना और ऋषभ से तुम्हारी रंजिश समझ आती है, लेकिन इसके अलावा तुम अगर किसी और गुनाह में शामिल हुए या तुमने ऐसा काम कोई किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, तो मैं तुम्हारी दुनिया से चला जाऊंगा बेटे। मैं अपने बेटे को बर्बाद होते और दूसरों को बर्बाद करने का तमाशा देखने नहीं आया हूं यहां पर, याद रखना।
सोनू, मम्मी। मेरा बच्चा कैसा है मेरा सोना? हाँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ मम्मी। मम्मी, आजकल मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ। वो स्कूल भी मुझे अच्छा लगने लगा है। अच्छा, और आप जैसा कह रही थी, हाँ? मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। गुड बॉय। अच्छा ये बता, तेरे एग्जाम्स कैसे रहे? बहुत अच्छे। देखिए, मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाने लगा हूँ। A B A, दिस इज एक्सीलेंट। लेकिन तुझे मैथमेटिक्स में जरा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, अब तू छुट्टियों के लिए आया ना, मैं तुझे मैथ सिखाऊंगी। हाँ, मतलब हॉलीडेज में भी पढ़ाई? थोड़ी सी मेहनत करने की, थोड़ी सी। ओके। मम्मी, सोनू का बिस्तर लगाने के लिए कह दो। लेकिन मम्मी, मुझे तो पापा के यहाँ जाना है। वो वहाँ बिल्कुल अकेले हैं। आज मेरा दिल कर रहा है कि सोनू मेरे पास रहे। तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों जाके पापा के यहाँ रहते हैं। नहीं सोनू, तुम प्लीज नहीं। मम्मी, मेरा दिल आपके साथ भी रहने को करता है और पापा के साथ भी। क्यों ना हम पहले वाले दिनों की तरह एक साथ रहे। लेकिन बेटे स्वेतलाना, सोनू इतने दिन बाद तो तुझसे कुछ कह रहा है, तो सोनू के लिए भी कुछ नहीं कर सकती? हाँ, लेकिन मम्मी, रोनी के पास जाकर रहना। लेकिन सोनू के लिए स्वेतलाना। और अब रोनी पहले जैसा रोनी भी तो नहीं रहा है। हाँ, वो घर भी तेरे लिए नया नहीं है, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। सोनू के लिए बेटे। मम्मी प्लीज चलिए ना। सोनू के लिए। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। ओके। एकनाथ, कोई भी सवाल करने से पहले एक जवाब दो कि मुझे अपना नाम इस घर में कुछ अलग सा क्यों सुनाई देता है? कैसा अलग सा? अगर गुंबद में भी मेरा नाम पुकारा जाए ना, तो ऐसी गूंज नहीं आएगी जैसी इस घर में आती है। हाँ, शायद इन दीवारों को तुम्हारा नाम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, शायद तभी मुझे भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, और शायद इसीलिए मैं यहाँ यूं ही चला आया। लेकिन काफी दिनों बाद आए एकनाथ। याद है, पहले तुम यहाँ अक्सर चले आया करते थे। हाँ, तब किसी और रास्ते से आया करता था। आज मैं किसी दूसरे रास्ते से आया हूं। मेरा इसमें नीचे देखने की कोई बात नहीं। हमारे बीच की भावनाओं के रंग, मकसद, मायने भले ही बदल गए हों, लेकिन जज्बात की गहराई अब भी वही है। ये पहला वाला रास्ता भले ही ज्यादा हसीन हो, लेकिन दूसरा उससे कम तो नहीं है ना। क्या ये हो सकता है एकनाथ कि हम अपने जज्बातों की परिभाषा बदलकर नई भावनाओं के रिश्ते को जन्म दे सके? मुमकिन है ये? हाँ मेरा, आज पहली बार मुझे लगा कि ये मुमकिन है। पिछला जज्बात जब गुजरा तो निशान के रूप में कांटे छोड़ गया था, लेकिन अब उन कांटों की एक फांस तक नहीं बची है। और मैंने इस तरह जीना शायद तुम्ही से सीखा में था। मुझसे? हाँ, तुमसे। तुमने इन दिनों कुछ ऐसा किया है जिससे जिंदगी, रिश्ते और जज्बात के बारे में मेरा नजरिया और मेरा रवैया दोनों बदल गए हैं। तुम जरूर किसी बात पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें इतनी बड़ी तब्दीली आ जाए। नहीं मेरा, सुनील और ऋषभ के बीच जो तुमने पुल बनाया है वो काबिल तारीफ है, वरना उन दोनों की दुश्मनी तो मिसाल हुआ करती थी। ऋषभ और सुनील की दोस्ती अब राहु और केतु की दोस्ती हो गई। हाँ एकनाथ, ये तो वाकई बहुत अच्छा हो गया है।